लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि जो करेक्शन है हमको बेसिकली उसको देखना होता है। ट्रेंड तो अपने आप मिल जाएगा। करेक्शन कब शुरू होती है और कब ख़त्म होती है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है। और उसको नोटिस करना, उसको सीखना एक्चुअली सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और एक चीज़ और डिस्कस की थी इस वीडियो में कि टाइमिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस मार्केट में। और ज़्यादातर लोग कहते हुए मिलेंगे आपको कि मार्केट को ना कभी भी टाइम नहीं कर सकते, लेकिन प्राइस को टाइम करना, मार्केट को टाइम करना हम इस सीरीज़ में सीखेंगे। और जितने भी लोग ये बात करते हैं ना, उन्हें पता ही नहीं है कि मार्केट को कैसे टाइम किया जाता है। मार्केट में लोग नॉर्मली स्टॉक तब पिक करते हैं जब स्टॉक की करेक्शन शुरू होने वाली होती है, और एग्ज़िट तब करते हैं जब करेक्शन ख़त्म होने वाली होती है। इसे मैं एक एग्ज़ाम्पल से बताता हूँ। हमने बात की थी कि हर ट्रेंड से पहले करेक्शन है और हर ट्रेंड के बाद भी करेक्शन है। जैसे रात से पहले भी दिन है और रात के बाद भी दिन है। लेकिन रात को अगर करेक्शन माने तो रात आने से पहले शाम के वक़्त कुछ लाइट कम हो जाती है। जैसा हम देखते हैं कि सूरज की रोशनी शाम को 4, 5, 6 बजे के आस-पास ना कम होती है। और वैसे ही रात ख़त्म होने के बाद, यानी कि जब सुबह होती है, तब भी सुबह 5-6 बजे के अराउंड आपको वैसा ही सीन जो है देखने को मिलेगा। यानी कि उस टाइम भी लाइट कम होती है। यानी कि उस टाइम भी लाइट कम होती है दिन होने से पहले। अब मार्केट में कैसा होता है कि जब कोई शेयर अपना ट्रेंड शुरू कर रहा होता है ना, यानी कि वो सुबह वाला सूरज होता है, तब पहले तो लोग उसे देखते रहते हैं और सोचते रहते हैं कि कहीं शेयर गिर ना जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। जैसे टाइम धीरे-धीरे निकलता जाता है, वैसे ही धीरे-धीरे मार्केट में भी ट्रेंड निकलता जाता है और फिर कुछ समय बाद लगता है कि यार ये तो बहुत ही बढ़िया ट्रेंड चला गया, ये तो हमने ध्यान ही नहीं दिया, ये तो हमने नोटिस ही नहीं किया। और फिर ऐसी ही फीलिंग आती है कि मैं तो छूट गया, मैं तो नहीं ले पाया, ये तो बहुत अच्छा वाला स्टॉक था, ये तो मैंने मिस कर दिया। अब एक काम करता हूँ, इसमें ना जैसे ही थोड़ी-सी करेक्शन आएगी तब लूँगा। उसके बाद वो ट्रेंड चलता जाता है और वो आदमी लेफ्ट आउट फ़ील करता है कि यार इतनी बड़ी रैली मैंने छोड़ दी। ना तो ले पाता है, बस देखता रहता है और अपने आप को कोसता रहता है। और फिर अब उसके ट्रेंड कहीं न कहीं तो जाकर ख़त्म होता है, कहीं न कहीं तो ख़त्म होता ही होगा। और उसके बाद वो वहाँ से रिवर्स होना चालू होता है। यानी कि अब जो है पूरा दिन जो है निकल जाता है, अब शाम आ रही होती है। जैसे शाम को 5-6 बजे सूरज उसी लेवल पर आता है ना, जितने लेवल पर सुबह आया था, और फिर उन्हें ऐसा लगता है, जिन्होंने पहले उस स्टॉक को नहीं लिया था, कि अब यहाँ पर सही टाइम है लेने का। मैं आपको ये दोनों एग्ज़ाम्पल इसलिए साथ-साथ बता रहा हूँ, ताकि आप इसको समझ पाएँ, इस चीज़ को साइकोलॉजिकली तरीके से समझा जा सके, कि शाम का 6 बजे का टाइम अच्छा लगता है, कि स्टॉक तो अब ट्रेंड में है, थोड़ी-सी करेक्शन आई है, अब तो और ऊपर जाएगा, न्यूज़ भी सही आ रही हैं, अब तो ये बेस्ट बाइंग अपॉर्च्युनिटी है। वो आदमी लेकर बैठ जाता है उस शेयर को, अब शाम को 6 बजे। शाम को 6 बजे से मेरा रेफ़रेंस है कि जब उसका डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो रहा होता है ना, तब। अब जब शाम को 6 बजे लेकर बैठ जाता है, उस टाइम तो रोशनी होती है, उस टाइम तो कोई दिक्कत भी नहीं है। और जैसे-जैसे वक़्त बीतता जाता है, वैसे-वैसे रोशनी ख़त्म होती रहती है और अंधेरा छाने लगता है। यानी कि उस स्टॉक में करेक्शन बढ़नी शुरू हो जाती है। धीरे-धीरे शेयर का लेवल नीचे आता जाता है। मान लीजिए 1200 से 1000 पर आया, आपने 1000 पर खरीद लिया, उसके बाद वो नीचे गिरता जाता है, 900 आ गया, 800 आ गया, 600 आ गया, और फिर एक टाइम पर जाकर रियलाइज़ होता है कि मैं तो यार इसमें फँस गया। बीच-बीच में एवरेज भी हमने बना रखी होती है। जैसे हमने 1000 पर शेयर लिया तो 800 पर एवरेज कर ली, फिर थोड़ा-सा और गिरा फिर 700 पर कर ली, फिर थोड़ा और गिरा तो 500 पर कर ली। लेकिन वो उस स्टॉक में ट्रैप होते जाते हैं। और ये हाल उनका होता है जो शाम को 6 बजे ऐसा काम करते हैं। यानी कि जो गिरते हुए ट्रेंड में पार्टिसिपेट करते हैं और गिरते हुए ट्रेंड में स्टॉक को एवरेज करते जाते हैं। ये सोचकर कि सुबह के 6 बजे हैं, क्योंकि देखने में तो दोनों एक जैसे लगते हैं। लेकिन एक रोशनी फैला रहा होता है, यानी कि ट्रेंड स्टार्ट कर रहा होता है, और दूसरा अंधेरा फैला रहा होता है, यानी कि ट्रेंड को ख़त्म कर रहा होता है। बुरी खबर एक के बाद एक अब आती जाती है। फिर वो सोचता रहता है कि यार अब मैं क्या करूँ? और कितना गिरेगा? ये सोचते-सोचते परेशान बैठा रहता है। अब येस बैंक, टाटा मोटर्स इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल है। आइए एक बार चार्ट देखते हैं हम येस बैंक का, और मैं किस टाइम फ्रेम को जो मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, मैं वो कौन सा टाइम फ्रेम है वो मैं उसके बारे में एक बार आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। येस बैंक के आते हैं हम सबसे पहले वीकली चार्ट पर।
और अब आप देख सकते हैं कि ये है वो टाइम। ये टाइम है जब पहले तो देखो, अब इससे थोड़ा-सा और पीछे चलते हैं, आप लोगों को इस चीज़ के बारे में समझ आएगा। सो ये था इस स्टॉक का सुबह का टाइम। जैसे सुबह होती गई, सूरज ऊपर चढ़ता गया और स्टॉक का जो ट्रेंड था वो ऊपर चढ़ता गया। अब उसके बाद ये होती है शाम का टाइम। शाम जैसे ही हुई तो वहाँ पर स्टॉक जो था गिरने लगा। अब यहाँ पर कई लोगों को लगा कि यार ये तो बड़ा अच्छा टाइम है, ये तो थोड़ी-सी करेक्शन आई है, स्टॉक तो अभी अप ट्रेंड में चल रहा है, यानी कि ये और ऊपर जाएगा। और इस टाइम पर, ऐसे टाइम पर ना, जब ये अपने आप को थोड़ा-सा कंसोलिडेट करता है, तो ऐसा लगता है कि यार अब तो ना, एक तो न्यूज़ भी सारी अच्छी आ रही है इस स्टॉक के बारे में यहाँ पर, और मुझे तो एक बेस्ट बाइंग अपॉर्च्युनिटी मिल गई। और ऊपर से वो आप लोगों को ना थोड़ा-सा दिखाएगा कि भई मैं ऊपर जा रहा हूँ, और फिर एकदम से वो ऐसा नीचे आएगा कि बस अब इस लेवल के बाद तो आप सोचते ही रह गए कि यार मैं तो फँस गया, अब मैं क्या करूँ? और मान लीजिए आपने ये शेयर ले लिया, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपने ₹200 के आस-पास। अब ₹200 का शेयर एक बार तो 200, 270, 275 हो गया। उसके बाद जब वो गिरा, जब तक आपको कोई उम्मीद नहीं थी, और उसके बाद गिरते-गिरते देखो, और उसके बाद जैसे ही थोड़ा-सा और गिरा ना, गिरा तो हमारे रेट के नीचे आ गया, रेट के बराबर आ गया। हमने सोचा यार ये तो दोबारा अभी वहीं पे रहा है, अभी फिर ऊपर जाएगा। लेकिन अब की बार वो ऊपर जाने की बजाय नीचे गिरने लगा। अब 200 का शेयर जब हमने 200 के आस-पास लिया था, वो हो गया 180, 140, 150, 140, और ऐसे ही देखते ही देखते वो शेयर जो था वो गिरता ही चला गया। और यहाँ पर कहीं आपको आकर ऐसा लगेगा कि यार मैं तो फँस गया यहाँ पर, मुझे तो यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए, मैं जो स्टॉक लेता हूँ वही गिरने लग जाता है। ज़रा-सी उसमें थोड़ी-सी उछाल आई और बस हमारा मोटिवेशन फिर चालू, यार मैं तो सब गलत सोच रहा था, इतना बढ़िया तो शेयर है, अब ऊपर जाएगा। और बस वहाँ पे जो आपने फँसाया होता है कि भई अब मैं ऊपर जाएगा, अब मैं फिर से थोड़ी-सी एवरेजिंग कर लेता हूँ, वहाँ पर आपको और पैसा लेकर और ट्रैप करके और वहाँ से एकदम से धड़ाम हो जाता है। ऐसा ही कुछ हाल हमारे को टाटा मोटर्स के शेयर में भी देखने को मिला था। जब वो 400-500 रुपए का शेयर जो था एकदम से 40-48 रुपए के आस-पास रह गया। तो आप देख सकते हैं कि कैसे वो शेयर जो था गिरता ही गया। एक टाइम पे वो शेयर था हमारा लगभग 500 रुपए से भी ऊपर का, 500-600 रुपए का शेयर, और देखते ही देखते यहाँ पर हमारे को भारी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली, और एक वक़्त ऐसा था जब ये स्टॉक का प्राइस हो गया था लगभग 60-65 रुपए का। और ऐसे ना ढेरों एग्ज़ाम्पल आपको इस मार्केट में मिल जाएँगे। ये तो कुछ मैंने एक आधे नाम जो थे, जो बड़े-बड़े नाम थे ना, वो मैंने आप लोगों के सामने शेयर किए हैं। उसके अलावा कुछ डीएचएफएल हो गया, फ्यूचर एंटरप्राइज़ेज़, फ्यूचर ग्रुप हो गया। ये 2-4 नाम हैं जो मुझे अभी फ़िलहाल याद हैं। ऐसे शेयर्स तो ढेरों पड़े हैं इस मार्केट में। पता क्या है? भाव यानी प्राइस आपको पहले तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन टूटते हैं लोग इस मार्केट में समय से। 500 का शेयर 300 पर आ गया तो दिक्कत तो होगी, और आप सोचेंगे कि ये क्या हो गया मेरे साथ। लेकिन असली दिक्कत तब होगी जब वो 500 वाला शेयर 300 पर आकर 2 साल वहीं खड़ा रहेगा, तो समय से टूट जाता है आदमी। भाव से तो हो गया जो होना था, जो लॉस होना था वो तो हो गया एक बार में, लेकिन टाइम आपको घसीटता रहता है, और उसमें गुस्सा भी तब आता है जब कोई दूसरा आपके सामने चल रहा होता है। यानी कि जब आपके सामने आपने कोई वो शेयर ले रखा था जो रुका हुआ है, और उसकी जगह पर उसी टाइम में दूसरा शेयर जो है वो भागता ही जा रहा है। आपके पैसे जो हैं इसमें फँसे हुए हैं और आप कुछ भी नहीं कर पा रहे। वहीं दूसरा आपके सामने चलता ही जा रहा है, दौड़ लगा रहा है, और आप वो नुकसान वाले शेयर में फँसे हुए हो, और उस टाइम पर सोच भी हमारा साथ नहीं देती। लॉस बुक करना तो हमने कभी सीखा ही नहीं है। 1100 वाला शेयर 500 में कैसे काट दूँ? यहाँ तो 500 वाला 400 साढ़े 400 में काटने की हिम्मत नहीं होती, और हमें तो होप रहती है कि ये आज नहीं तो कल ऊपर ज़रूर आएगा, बढ़िया कंपनी है, ऊपर तो जाना ही है इसने। लेकिन वो नहीं आता ऊपर, और फिर एक टाइम के बाद आप परेशान हो जाते हो, फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, और फिर उसके बाद आप अपना माल जो है काट देते हैं। अब दूसरा होता है ढीठ आदमी, जो कहता है कि लॉस में तो मुझे काटना ही नहीं है, मैं तो लॉन्ग टर्म वाला हूँ। वो जो ज़बरदस्ती वाले लॉन्ग टर्म होते हैं ना, वो वाले। लेकिन मार्केट ने उसे भी बाहर निकालना है, बड़ा ट्रेंड शुरू होने से पहले उसे भी गेट आउट करना है। तो इसको बाहर करने का क्या तरीका है? पहले इसको ना थोड़ा-सा कुछ दिखाओ। जो आदमी रात के 4 बजे वाले घने अंधेरे में नहीं टूटा, खबरों से भी ये नहीं टूटने वाला, तो इसे बाहर करने के लिए थोड़ी-सी लॉलीपॉप देनी पड़ेगी। अब लॉलीपॉप क्या होती है? जब सुबह के 5 बजते हैं, 6 बजते हैं, यानी धीरे-धीरे करेक्शन खत्म हो रही होती है और शेयर धीरे-धीरे ऊपर आने लगता है।
अब जिसने करेक्शन के स्टार्ट में लिया था शाम को 6 बजे, उसने तो सब देख लिया करेक्शन क्या है, खबरें क्या, टाइम से भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ पाया, टाइम भी उसे बाहर नहीं फेंक पाया। तो अब जैसे उसे थोड़ा-सा रिटर्न मिलता है ना, वो कहता है बस यही तो चाहिए था मुझे। वो पहली झलक में जब ट्रेंड शुरू हो रहा होता है ना, तब वो अपना माल काट देता है और अब आता है वो स्मार्ट आदमी, जो करेक्शन शुरू होने से पहले आपको माल चिपका कर गया था और अब वो आया है वापस वो वाला माल वापस लेने और वो भी नीचे के प्राइसेस पर। जबकि जो वो फँसा हुआ आदमी था, जो वो ढीठ आदमी था, वो तो सुबह के 7-8 बजे के आस-पास निकल गया और ये स्मार्ट आदमी आया है उस टाइम पे अपना ये शेयर लेने के लिए। और अब जब फिर से ट्रेंड शुरू हो चुका होगा, तो वो आदमी जिसे लॉलीपॉप देकर बाहर किया गया था, वो शेयर को ऊपर जाता देखता रहेगा और फिर कहता है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, ये स्टॉक मार्केट तो जुआ है, यहाँ कोई नहीं कमा सकता। और वो बाहर जाकर ना दूसरों को बोलता है कि यार स्टॉक मार्केट बेकार है, जुआ है, ये तो सब सट्टेबाजी चलती है, यहाँ पर कोई पैसा नहीं होता, ये सब फुद्दू बनाने के काम है। लेकिन उसे ये नहीं पता कि यहाँ पर ना साइकिल चलती है। सब काम की एक साइकिल होती है। उतार और चढ़ाव उसी तरह जुड़े हुए हैं जैसे कि दिन और रात। अगर दिन है तो रात ज़रूर होगी और रात है तो दिन भी ज़रूर आएगा। ये बात उसको नहीं पता है। इसकी उसे समझ नहीं है और जिस इंसान को मार्केट की साइकिल का पता नहीं है, वो इस मार्केट में लॉस ज़रूर खाएगा, चाहे वो किसी भी टाइम फ्रेम में काम करता हो। और इस सीरीज़ में हम इसी साइकिल को समझने वाले हैं कि ये साइकिल काम कैसे करती है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि हमें करेक्शन पकड़नी है, ट्रेंड तो अपने आप पीछे-पीछे आएगा। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे कि अगर मैं सुबह 5-6 बजे आपसे पूछूँ, जब अभी-अभी रात खत्म हुई है और उस टाइम मैं आपसे पूछूँ कि क्या अभी 1 घंटे बाद फिर से रात होने वाली है? तो आप क्या बोलोगे? पागल है क्या? दिन में ही चढ़ा के घूम रहा है। अभी तो रात खत्म हुई है, अभी कैसे दोबारा आ जाएगी? अब 12 घंटे बाद रात आएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि आप उसे देखते हुए आए हैं और आपको पता है इसका। बस ऐसे ही तो आपको करेक्शन का भी पता चल जाएगा और फिर आप भी बोलोगे कि पागल है क्या? अभी तो करेक्शन खत्म हुई है। बस करेक्शन कब खत्म हुई है और कब आने वाली है, इसके सिग्नल्स जो हैं आपको आपका चार्ट देगा। जब स्टॉक 20 से 30% ऊपर जाता है ना और आप सोचते हो कि मैं तो ना यहीं पे बेच देता हूँ, वरना कहीं फिर से नीचे आ गया तो, कहीं फिर से नीचे गिर गया तो मेरा सारा प्रॉफिट तो वापस से निकल जाएगा। लेकिन अगर आपको पता है कि अभी तो करेक्शन निकली है, फिर आप उसकी पूरी रैली का फ़ायदा उठा पाएँगे क्योंकि अब आपको पता है कि अभी-अभी करेक्शन निकली है और अब दोबारा से करेक्शन इतनी जल्दी नहीं आएगी। और जब हमें इंडिकेशन मिलेंगे कि अब वापस से करेक्शन आने वाली है, तो हम उस शेयर में से निकल जाएँगे। लेकिन तब तक उस ट्रेंड का फ़ायदा उठा लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि करेक्शन तो आएगी ही और आना भी है उसने। अब देखो, मार्केट को कोई एग्ज़ैक्ट टाइम नहीं कर सकता, ना मैं, ना आप और ना कोई और। मैं ट्रेंड के चलने के शुरुआती स्टेज में अगर आ गया, चाहे 1 महीने पहले या 1 महीने बाद ही क्यों नहीं, लेकिन मैं इनिशियल स्टेज पर आया, तो उसकी आगे की पूरी मौज जो है मेरी है। लेकिन मैंने एटलीस्ट वेट तो नहीं किया ना, रिलायंस 8 साल तक खड़ा रहा था। मुझे खुशी है कि मैं उस टाइम उसके साथ नहीं था। अब अगर मैं 2-4 महीने पहले आ भी गया ना, तो भी मुझे इतना वेट नहीं करना पड़ेगा और अगर आ भी गया, तो भी मेरा क्या जाता है। और अगर मैंने कन्फर्मेशन का थोड़ा-सा वेट कर लिया, मान लीजिए मैंने 15-20 दिन बाद भी ले लिया, तो क्या हो गया? थोड़ा महँगा लेना पड़ेगा और तो कोई बात नहीं है। सो इस मार्केट में अब आप समझ सकते हो ना कि मार्केट को टाइम करना, किसी भी शेयर को टाइम करना, उसमें एंट्री करना, उसमें एग्ज़िट करना, यानी कि उसकी परफेक्ट टाइमिंग तो नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट हम उसके इनिशियल स्टेजेस में आ जाएँ। हमें ना मार्केट में शेयर का जो है डीएनए देखना है। जैसे आपके सामने येस बैंक है, तो इसको आपको येस डीएनए देखना है कि भई ये शेयर जो है मार्केट में किस टाइप से काम करता है, क्या उसका प्राइस बिहेवियर रहता है, कैसे वो मूव करता है। अगर आपने बस उसका डीएनए पकड़ लिया ना, अगर आपने उसकी बेसिक चीज़ें पकड़ ली, तो आपको इसमें और भी कुछ किसी भी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। और इस सीरीज़ में मैं ना आपको जब चीज़ें बताऊँगा ना, तो आपकी आँखें खुलने वाली है। खुलने क्या, बड़े होने वाली हैं, देखना आप। आपको लगेगा कि यार ये सारी चीज़ें हमारे सामने थी, लेकिन आज तक हमें इस चीज़ को इस टाइप से देखना ही नहीं आया। और मैं आपको सच्ची में कह रहा हूँ, मैं इस सीरीज़ में आपको कुछ भी ऐसा नया नहीं बताने वाला जो मतलब एक कोई नई चीज़ इन्वेंट करके नहीं दिखाने वाला। मैं आपको वही चीज़ें बताऊँगा जो मार्केट में पहले से थी, लेकिन बस उसको देखने का नज़रिया चेंज हो जाएगा।
और मार्केट में ना, इस मार्केट में सबसे बड़ी गलती लोगों की ये होती है कि वो शाम को, जितने भी ट्रेडर है ना, वो उनकी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वो शाम को 6 बजे आते हैं। जिस दिन आप सुबह 6 बजे आने लग गए ना, आपको अपने आप जो है रिटर्न्स मिलने लग जाएँगे और आपकी ट्रेडिंग का करियर जो है, आपकी ट्रेडिंग की जर्नी जो है ना, इतनी ज़बरदस्त होने वाली है ना, बस अब आप देखते जाना और इस सीरीज़ को पूरे तरीके से फ़ॉलो करते जाना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी सीरीज़ में और आगे नेक्स्ट टॉपिक कुछ और एडवांस चीज़ देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।